यूजी एक गरीब बच्चा था जिसे कम उम्र में प्रतिभा की कमी के लिए पिता ने सताया। वह अपनी प्रतिभाशाली बहन की छाया में रहता था जिसने परिवार को अमीर बना दिया। पर जब घर पर त्रासदी हुई, यूजी एक अनाथ बना जिसे बुरे लोगों ने दुनिया का सबसे निर्दयी सैनिक बनाया। उसकी यात्रा हालांकि सबसे कठोर थी जिसे किसी ने देखा होगा। माता पिता ने हमेशा उसकी उपेक्षा की क्योंकि उसमें बहन काजुकी जैसी प्रतिभा नहीं थी। छोटी उम्र में उसके चित्र पिता को चकित करते और प्रसिद्ध कलाकारों से बेहतर होते, जिससे वह कई प्रतियोगिताएं जीतती और लाखों कमाती। यूजी अपनी छोटी बहन से दूर रहकर बड़ा हुआ क्योंकि उसके साथ होने पर सब उसका मजाक उड़ाते थे। काजुकी भाई की खाली जगह भरना चाहती थी, इसलिए वह उसके साथ खेलती और उसे गेंद फेंकना सिखाती। वे साथ समय बिताते थे और उसकी बहन हर मोड़ पर उसका साथ देती थी। वो उसे सपने पूरे करने के लिए प्रोत्साहित करती थी क्योंकि उसमें असाधारण क्षमता थी। वही एकमात्र थी जो उसे खुशी देती और उसके जैसा बनने की प्रेरणा देती थी। उसके बनाए खराब चित्रों को भी वह संजोकर रखती थी ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़े। लेकिन उनके पिता यूजी के काम का मजाक उड़ाते रहे, जिससे शर्मिंदा होकर यूजी ने अपना काम नष्ट कर दिया। एक दिन अचानक यूजी ने घर में एक अजीब आदमी देखा जो एक दिलचस्प डिब्बे से चॉकलेट खाने को पूछ रहा था। पिता ने यूजी को शर्मिंदगी कहा, पर वह रहस्यमय आदमी चालाकी से मुस्कुराया। समय बीतने के साथ काजुकी ने अपनी प्रतिभा छिपानी शुरू कर दी और पेरिस में कला पढ़ाई भी रद्द कर दी। इसके बजाय वह भाई के साथ मंगा पढ़ती और कहती कि उसे अकेले रहने की बजाय दोस्त बनाने के लिए ऐसा करना चाहिए। वह नहीं चाहती कि यूजी पिता जैसा बने और उसे दोस्त बनाने की सलाह देती है। उसकी पेंटिंग्स परिवार की आय बनी, पर यूजी के साथ व्यवहार और बिगड़ गया। परिवार रोज बाहर खाता, पर यूजी को सिर्फ बासी रोटी मिलती। वह सूखी रोटी को पानी में भिगोकर ही खा पाता था। काजुकी चिल्लाई कि फ्रिज से खाना खाए, पर यूजी डरा कि माता पिता गुस्सा होंगे। काजुकी दुखी हुई, माफी मांगी और माता पिता पर यूजी के दुर्व्यवहार के लिए चिल्लाई। फिर भी कुछ नहीं बदला। पिता की नफरत जारी रही। मां ने पति के डर से यूजी की उपेक्षा शुरू कर दी। एक बार यूजी देर से घर आया और बहन को बताया कि वह दोस्त के साथ खेल रहा था। काजुकी सोचता है कि क्या वह लड़की है जो उसे बताता है कि थी, पर चिंता है कि वह उसके नए दोस्त को सताएगी। वह कहती है कि वह उसके दोस्तों की उपयुक्तता जांच रही है और लड़कियों से दोस्ती पर नाराज होती है। काजुकी की ईर्ष्या बढ़ती है। वह चिल्लाती है कि लड़कियों से दोस्ती के लिए उसकी अनुमति चाहिए। यूजी मानता है। वह उसका हाथ पकड़ कहती है कि एक दिन उसके लिए सही लड़की ढूंढेगी। उसी दिन बाद में काजुकी ने पूछा, क्या वह सामान्य भाई बहन की तरह उसके साथ नहाएगा? काजुकी ने कहा, भाई बहन ऐसा करते हैं, और पूछा, क्या उसने कभी मंगा की तरह किसी लड़की को चूमा है? काजुकी ने उसे चूमा, कहा यह उनका सच्चा प्यार है, और उसे कई चीजें सिखाई। अंततः वह एक साधारण हाई स्कूल में गई और अपनी प्रतिभा छिपाने के लिए बास्केटबॉल टीम में शामिल हुई। उसके दोस्त उसके मोहरे बन गए। वह उन्हें और माता पिता को नियंत्रित करती थी। यह बात यूजी को सबसे ज्यादा डराती थी। लेकिन यूजी अपनी बहन पर निर्भर था। चाहता था कि यह जीवन हमेशा ऐसे ही चलता रहे, त्रासदी के दिन तक। एक बस खाई में गिर गई थी और लाल बालों वाली एक लड़की ही बच पाई थी। यूजी के पिता अवसाद में डूब गए और शराब पीने लगे। उनका गुस्सा बढ़ने लगा और माँ यूजी को छिपाने लगी जब भी पिता घर आते। यूजी को बस याद है कि पिता माँ पर चिल्लाते थे और वह कहती थी, मुझे माफ कर दो। वह सबसे बुरे पिता बन गए जिनकी कल्पना की जा सकती है। तो यूजी और उसकी माँ एक नए घर भाग गए जहाँ वह उसे आम बेटे की तरह रखती थी। वह माँ के हाथ का खाना खाकर खुश था। गरीबी में भी स्वर्ग जैसा महसूस करता था। जब तक वे पिता से दूर थे, वे इसी तरह साथ में खुश रहते थे। लेकिन उनकी शांति लंबे समय तक नहीं रही और एक साल बाद यूजी के पिता ने उन्हें फिर से ढूंढ लिया। वह यूजी की माँ से कहता है कि वह उसे एक और सोने का अंडा देगी और यूजी अपने पिता को रोकने की कोशिश करता है। वह अपनी माँ की यह हालत देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया, लेकिन उसके पिता ने उसे फ्रिज में धकेल दिया। इस घटना के दौरान यूजी ने अपने पिता को घूरा और उसे खत्म करने का फैसला किया। उसे याद आया कि उसकी बहन ने पूछा था कि वह किस हाथ से किसी आदमी को मारेगा। वह अपनी माँ को सांत्वना देता है और वह पूछती है कि इस बार उन्हें कितनी दूर भागना चाहिए। वह उसे पहले भागने को कहती है और कहती है कि वह बाद में उससे मिलेगी। उसे अपनी सारी जमा पूंजी देती है। वह उसे ट्रेन स्टेशन तक भागने को कहता है और अकेले ऐसा करने के लिए शुभकामनाएं देता है। बिना दूसरा सोचे यूजी अपनी माँ की बात मानता है और ट्रेन स्टेशन की ओर भागता है। लेकिन घंटों बीत जाने के बाद वह एम्बुलेंस की सायरन सुनने लगता है। जब यूजी घर लौटता है तो देखता है कि उसके पिता पर हमला हुआ है और वह घर में प्रवेश करता है, केवल यह पाने के लिए कि वह उस दिन के बाद कभी भी अपनी माँ से बात नहीं कर पाएगा।
चेतना धुंधली हुई और बाद में वह अस्पताल में जागा। माँ का सिर्फ एक नोट था। उसने माफी मांगी, सोचा कहाँ गलती हुई और अनाथ की तरह जीने की कामना की। रहस्यमय व्यक्ति रे उसका संरक्षक बना और उसे अपनी छोटी बहन की तरह सजाना शुरू किया। पर यूजी ने परेशान संरक्षक को नजरअंदाज किया। अब उसके पास रहने खाने की जगह थी। एक रात रे का अंगरक्षक आया और यूजी को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन यूजी के हाथों मारा गया। रे हैरान था कि यूजी ऐसा कर सका और उसे अपना बचाव करने पर बधाई दी, जैसा उसे करना चाहिए था। यूजी ने पूछा, क्या रे नाराज है? रे ने कहा वह उसे मजबूत हथियार बनाएगा और सैन्य अड्डे पर भेजा। वहां वह सबसे कठोर सैनिक और पसंदीदा शिष्य बना, पर इससे अन्य बच्चे उसे और ज्यादा सताने लगे। केवल एक व्यक्ति उस पर दयालु था, मार्लिन नाम की एक लड़की जिसे अपना अतीत याद नहीं था। वह उसका ख्याल रखती और अपना खाना भी उसके लिए बचाती थी। उसे लगा कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिस पर वह भरोसा कर सकता है। रे इस द्वीप पर ओस्लो के नाम से जाना जाता था और यूजी के साथ असली चाकुओं से प्रशिक्षण लेता था। उसने उसे चाकू पर निर्भर रहना और मारने से पहले मारना सिखाया, क्योंकि हर कोई उसका दुश्मन था, अपने परिवार सहित। ओस्लो ने उसे यह मानने के लिए धोखा दिया कि वह उसका एकमात्र साथी था। अंतिम परीक्षा का दिन आया और उसकी परीक्षा थी सामने खड़े व्यक्ति को मारना, लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि मार्लिन थी। वह उससे लड़ने के लिए तैयार हुआ और उसकी ओर दौड़ा, उसे मारा और गिरा दिया। उसकी फुर्ती मार्लिन से बेहतर थी और उसके वार ने उसे गिरा दिया। जब वह फिर से खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, उसने एक ऐसी लात मारी जिसने उसे फिर से जमीन पर गिरा दिया। लेकिन उसके दिमाग में अपनी माँ की यादें आने लगीं, जिसे उसके पिता ने चोट पहुंचाई थी। उसने उस दिन की छवियां याद की और मैच के दौरान उसका दिमाग बिखरने लगा। मार्लिन ने इसका फायदा उठाया, उसे गिराकर उस पर खड़ी हो मुस्कुराने लगी। वह उसे मारने लगी। यूजी को लगा यह सब उसके पिता की मौत के पाप का दंड था। पता चलते चलते यूजी हार गया और जेल में ओस्लो के लिए निराशा का कारण बन गया। मार्लिन उसके घाव साफ करने आई, रोते हुए माफी मांगी क्योंकि उसने ऐसा नहीं चाहा था। मार्लिन उसे खाना खिलाती और स्नातक तक एकमात्र उससे बात करने वाली थी। उसने अलविदा कहा और कहा कि वह फिर मिलेगी, लेकिन यह आखिरी बार था जब उसने मार्लिन को देखा या उससे बात की। नर्स ने यूजी को दुखद खबर दी। उसने सोचा क्या वह उसे हराकर बचा सकता था। दयालु होने के बजाय स्नातक के बाद यूजी ने पहला हत्या मिशन लिया और एक अमीर के कमरे में नौकरानी बना। यूजी ने ओस्लो के ध्यान भटकने का फायदा उठाकर अपना मिशन पूरा किया। उसकी हत्याएं सफल रहीं, जब तक एक दिन वे ओस्लो के घर में नहीं घुसे। पुलिस ने सभी बाधाओं को पार किया और ओस्लो को लगभग घेर लिया। उन्होंने एक भूमिगत मार्ग और उसे सुरक्षित करने वाला स्टील दरवाजा खोजा। दरवाजा तोड़ने पर अंदर सिर्फ एक सफेद बालों वाला बच्चा मिला। यूजी के बाल गिरे। मसाको ने कुछ दिलचस्प पाया। ओस्लो पानी से भाग गया। मसाको यूजी को जापान ले गई। जेबी भी साथ आई। अस्पताल में मसाको ने उसे 40 सेकंड में बिस्तर से उठने का आदेश दिया। वह उसके सिर पर मारती है और धमकाती रहती है। जेबी चिल्लाकर कहती है कि बच्चे से नरमी से पेश आओ, पर यूजी ने कभी दया नहीं देखी। वह प्रतिक्रिया देना नहीं जानता, तो मसाको उसे कचरे की तरह व्यवहार करती है और उसे यह बंद करने को कहती है। वह उसका चेहरा पकड़कर कहती है कि अब से वह उसकी देवी बनेगी। उसके घर के अंदर वह उसे गंदे कपड़े बदलने का आदेश देती है, लेकिन जो वे देखते हैं वह उन्हें स्तब्ध कर देता है। उसका शरीर निशानों और गोली के घावों से भरा है और उसने हफ्तों से कुछ नहीं खाया। मसाको जेबी को उनके लिए पेय और भोजन लाने को कहती है, लेकिन खाने की मेज पर यूजी नहीं खाता। इसके बजाय जब एक मक्खी आती है, वह उसे घूरते हुए अपने हाथ से कुचल देता है। उसका दिमाग जम जाता है और वह डर से चिल्लाकर उल्टी कर देता है। मसाको उसे सांत्वना देने आती है, कहती है उसके घृणित घर में उल्टी न करे। वह रात को सोता है और मसाको को लगता है कि उसका दिमाग सोचे से ज्यादा टूटा है, क्योंकि नहलाते समय उसने 2 गोली के घाव, कई चाकू के निशान और टूटी हड्डियां देखी। मसाको सोचती है कि शायद उसके लिए बस मर जाना आसान होता, पर वह कसम खाती है कि वह उसकी देवी बनकर उसकी रक्षा करेगी। अगली सुबह मासाको यूजी के ऊपर बैठी है, उसे खाने पर मजबूर कर रही है, पर यूजी जेबी से बचाने की गुहार लगाता है। मासाको कहती है उस मूर्ख गोरी से मीठी बातें बंद करो, वो इतनी अकेली और बेवकूफ है कि कुछ भी सुन लेगी। जेबी यूजी से कहती है तुम शिकार हो, मजबूत बनो, पर वो कहता है कि उसे नहीं पता मासाको क्या तैयार कर रही है। रसोई के अंदर जेबी खाने को देखकर समझ जाती है कि यह तो कहानी का मुख्य मोड़ है। वह सोनिक से भी तेज बाथरूम भागती है और बाकी दोपहर यूजी के लिए खाना बनाती है। मासाको सोचती है कि वह अभी भी जिद्दी रहेगा, पर जब जेबी अपना गीला सफेद चावल उसके मुंह पर लगाती है तो वह खाने का फैसला करता है। इसे खा जाओ।
असाको यूजी को एक पिल्ला देती है जो अब उसका साथी होगा और उसे इसकी अच्छी देखभाल करने को कहती है। यूजी उसे जॉन डो नाम देता है जो सेना में अज्ञात शव का कोड नेम है। असाको उसे पिल्ले के साथ खेलते देखती है और जेबी सोचता है कि यह पहली बार है जब वह उसे सच में बच्चे जैसा व्यवहार करते देख रही है। कुछ महीने बीतते हैं और असाको खुफिया एजेंसी की नौकरी छोड़ने का फैसला करती है। जेबी उसे चेतावनी देता है कि ऐसे छोड़ने पर उसे कैद या मौत की सजा मिल सकती है और सोचता है कि क्या यूजी उसके बदलाव का कारण है। असाको बताती है कि वह मौत से डरने लगी है क्योंकि उसे यूजी की देखभाल करनी है, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो रही है और वह अच्छा स्नाइपर नहीं रह सकती। रात में वह बाहर जाकर देखती है कि यूजी तारों को देखकर रो रहा है। यूजी बड़ा होता जाता है और दौड़ते समय उसे असाको के शब्द याद आते हैं कि स्कूल में लड़कियों में लोकप्रिय होने के लिए उसे तेज दौड़ना चाहिए। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, असाको उसे बताती है कि मिडिल स्कूल में सिर्फ दौड़ना काफी नहीं है और लड़कियां उन बदमाश लड़कों को पसंद करती हैं जो लड़ सकते हैं। वह उसे मजबूत बनाने की ट्रेनिंग देती है, सिखाती है कि वह ताकतवर बने और सही कारणों के लिए लड़े, न कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। वह उसे जीतने के लिए हर तरकीब इस्तेमाल करना सिखाती है, इसीलिए वह अपने कुत्ते को उसे काटने के लिए बुलाता है। अंत में वह बताती है कि लड़ाकू सिर्फ मिडिल स्कूल में लोकप्रिय होते हैं और हाई स्कूल में लड़कियां केवल होशियार लड़कों को पसंद करती हैं। काश मेरे साथ भी ऐसा ही होता। असाको उसे हर तरह की किताबें पढ़वाती है, चाहे मंगा हो या नॉन फिक्शन। कहती है कि वह उसे सब कुछ खरीद कर देगी। सारी पढ़ाई के बाद वह असाको को सिगरेट पीते हुए बंदूक साफ करते देखता है। वह पूछती है कि क्या उसने कभी बंदूक चलाई है और अगले दिन उसे जंगल ले जाती है। वह 300 मीटर दूर से अपना पहला शॉट फायर करता है और पूरी तरह निशाना चूक जाता है। हालांकि वह अगले शॉट में इसे पाने के लिए दृढ़ है और असाको उसे इनाम का वादा करती है। वह निशाना लगाता है और गोली चलाता है, लक्ष्य को भेद देता है। वादे के अनुसार असाको उसे 9-20 नंबर वाला केस देती है जो उसका एजेंट नंबर था। यह स्नाइपर राइफल अब से यूजी की होगी। हालांकि वह उसे बताती है कि उसे कभी न हारते हुए अपने रास्ते पर चलना होगा। यूजी असाको से पूछता है कि क्या वह उसे गुरु कह सकता है, क्योंकि वह उसकी माँ या बहन नहीं थी। वह बिल्कुल भी पिता नहीं थी, वह उसके लिए सिर्फ एक गुरु बन गई थी। सर्दियों में असाको यूजी के लिए गोला बारूद जुटाती है और वे साथ शिकार पर जाते हैं। वह हिरण पर निशाना साधता है। असाको कहती है कि एक भी गोली व्यर्थ न करे क्योंकि वे करदाताओं के पैसे हैं, लेकिन यूजी हिचकिचाता है और ट्रिगर नहीं दबा पाता। असाको उसकी कमजोरी समझती है और दोष नहीं देती क्योंकि वह बहुत कुछ सह चुका है। एक दिन अचानक यूजी कुत्ते के भौंकने से जागता है और देखता है कि एक भालू घर में घुस आया है। यूजी तेजी से बेडरूम में जाकर बंदूक निकालता है, पर लौटने पर देखता है कि भालू ने जॉन को काट लिया है। वह कुत्ते को बचाने का लक्ष्य लेता है, पर डर के मारे कार्रवाई नहीं कर पाता और भालू पर गोली नहीं चला पाता। भालू के जाने के बाद यूजी हिम्मत जुटाकर अपने कुत्ते को वापस लाने का फैसला करता है। अब डर उसे रोक नहीं सकता। वह अपने प्रियजन को बचाने दौड़ता है और निशाना लगाने को तैयार होता है। वह बर्फ पर फिसल जाता है और गोली चलाते हुए बंदूक जाम कर देता है। भालू उसे देखकर खाने को तैयार होता है, पर यूजी चाकू से भालू पर वार करता है। भालू एक ही झटके में चाकू गिरा देता है। यूजी के दिमाग में भालू को मारने के विचार कौंधते हैं। एक साधारण डंडे से वह भालू की आंख फोड़ देता है और बंदूक लेकर उसके सिर पर तान देता है। तभी बारिश शुरू होती है। वह देखता है कि भालू के बच्चे उसके कुत्ते की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि वह उनका शिकार है। यूजी सोचता है कि क्यों उसका कुत्ता, उसका परिवार उनका भोजन बन गया है। वह सोचता है कि यह किसी और की जिंदगी क्यों नहीं हो सकती थी और दर्द से चीखता हुआ गोली चलाता है। बाद में वह अपने कुत्ते का कॉलर लेकर ओसाका लौटता है और वह पूछती है कि क्या हुआ। यूजी आखिर में भालू को नहीं मार पाया और कहता है कि कितनी भी कोशिश की कुछ नहीं हुआ। वह उसे छाती से लगाकर कहती है कि सब ठीक है। वे सूर्यास्त में कुत्ते का कॉलर दफनाते हैं। यूजी चाहता है कि वह ओसाका जैसा मजबूत हो ताकि खुशी से मर सके। असाका कहती है कि उसकी जिंदगी मरने तक का बहाना नहीं है और वह जानती है कि बिना आदेश के वह कुछ नहीं मार सकता। पर वह याद दिलाती है कि उसका खाना रहना करदाताओं की देन है, इसलिए उनकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। असाका बताती है कि पहले 10 दुश्मन मारे बिना मरना मुमकिन नहीं था, पर अब उसे 10 लोगों को बचाना होगा। वह उसे बताती है कि अपने लिए ट्रिगर खींचने में कमजोर होना कोई बात नहीं, पर दूसरों की जान बचाने के लिए कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। कुछ साल बाद असाका जेबी को बताती है कि यूजी ने कहानी का विकास पूरा कर लिया है। जेबी पूछती है कि वह किस कहानी की बात कर रही है और असाका कहती है कि वह खुद कहानी थी। वह बताती है कि यूजी ने उसका कवच हटाकर कहानी को चरम पर पहुंचाया, फिर पतन शुरू हुआ। जेबी उसे डांटती है, पर असाका कहती है कि इसीलिए उसकी कहानी कभी नहीं बढ़ेगी। आखिर वे एक पुरुष और महिला हैं जो 2 साल से साथ रह रहे हैं। यूजी को याद आता है कि वह असाका के साथ शॉवर में था और उसने पूछा,
यूजी ने बताया कि आज उसका जन्मदिन है, तो उसने पूछा वह क्या चाहेगा। यूजी ने कहा कि वह एक बेहतर अभिभावक चाहता है। वह उसे काटती है, वह शर्माता है, वह कहती है कि सबसे अच्छा तोहफा देगी। वह पूछता है क्या, वह कहती है कि वह खुद तोहफा होगी। ऐसे उनका पहला अनुभव हुआ। जेबी पूछती है क्या बस एक बार किया। असाको कहती है कि तब से हर दिन उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई है। यूजी रामेन लेकर आता है। जेबी चुप हो जाती है, डर कि यूजी ने सुन लिया। असाको कहती है इसीलिए तुमने कभी चरम सुख नहीं पाया। वह कहती है उसे आजमाओ, अच्छा सिखाया है, कुछ पीने को भी लो। कुछ बोतलों के बाद असाको यूजी को एक खास काम सौंपती है। अब जब जेबी नशे में है, वह चाहती है कि यूजी उसे मजा दे। वह उसे बेडरूम में खींचता है और जाने नहीं देता। वो उसे नाम से बुलाता है और मांसल खाने की जगह वो उसकी मांसल बंदूक का शिकार बन जाती है। कुछ साल बीतते हैं और असाको का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। यूजी देखता है कि पीते वक्त उसके हाथ कांपते हैं और उसे रोकने की मिन्नत करता है क्योंकि वही उसका सब कुछ है। चाहे वो कितनी बार पूछे कि वो बीमार है, वो हमेशा झूठ बोलकर मना कर देती है। पर उसे लगता है कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। वो ज्यादा से ज्यादा बेध्यान होने लगती है और बीमारी के कारण काम छूटने लगता है। हालत इतनी बिगड़ी कि फोन आने पर वो उठा नहीं पाती, तो यूजी को उठाना पड़ता है। दूसरी ओर एक एजेंट असाको को मिशन के लिए धमकाता है, वरना जेल भेजने की धमकी देता है। उसकी बिगड़ती सेहत के कारण यूजी उसके काम संभालने लगता है। कुछ दिन बाद जेबी असाको से पूछता है कि वो साइट पर उससे बात क्यों नहीं कर रही, लेकिन असाको ने उसे स्वीकार किया कि वो काम करने वाली नहीं थी। जेबी असाको पर चिल्लाता है कि यूजी ने उसी तरह काम लिया जैसे ओस्लो ने उसे मजबूर किया था, पर यूजी कहता है कि यह उसका फैसला है क्योंकि वो असाको का कर्ज चुकाना चाहता है। जेबी चिंतित है कि यूजी असाको की जीवन शैली में खो रहा है, पर यूजी कहता है कि यही उसके जीवन का अर्थ है। जेबी असाको पर चिल्लाकर यूजी को बाहर ले जाता है। जाते जाते छत में गोलियां मारता है। नदी के पास यूजी बताता है कि वो असाको जैसा बनना चाहता है और पूछता है कि जेबी को असाको का जवाब पता है क्या। जेबी कहती है कि असाको दो असाको नहीं चाहेगी, पर खुश है कि यूजी उसे आदर्श मानता है। वो आखिरी बार पूछती है क्या यही रास्ता है, पर वो कहता है यही एकमात्र तरीका है उनका कर्ज चुकाने का। जाने के बाद असाको उसे बताती है कि वो अमेरिका में सैन्य स्कूल जाएगा। एक बड़ा काला आदमी पूछता है कि वह इस बवाल में क्यों है, और यूजी कहता है कि उसने अपने माता पिता को मार डाला। यह सुनकर वह हैरान होता है, पर यूजी कहता है कि वह मजाक कर रहा था। प्रमाणित होने के बाद यूजी उस आदमी से कहता है कि अगर वो एथलीट फुट नहीं चाहता तो अपने जूते खुद खरीदे। सैनिक पूछता है कि उसे यह कैसे पता। यूजी कहता है कि वह बचपन से सैनिक है, पर आदमी इसे भी मजाक समझता है। बेडरूम में आदमी उसे एशियाई लड़का कहता है, पर यूजी बताता है कि वह जापानी है और अपना नाम यूजी बताता है। आदमी उसका मजाक उड़ाकर उसे यूजीन कहता है, पर यूजी कहता है कि उसका पागल संगीत उसे बहरा मूर्ख बना रहा है। आदमी इसे अच्छे से लेता है और खुद को डैनी बोनर बताता है क्योंकि उसके पास एक बड़ा काला सामान है। डैनी यूजी को शॉर्टी कहता है और यूजी हार मान लेता है। अगले दिन कमांडर यूजी को थप्पड़ मारता है, कहता है कि असाको ने पाला है, इसलिए थप्पड़ का सम्मान करो। प्रशिक्षण के दौरान डैनी पीछे रह जाता है और यूजी से रुकने को कहता है, पर वह उसे धूम्रपान छोड़ने की सलाह देता है। तैरते समय भी डैनी की मजबूत मांसपेशियां जल्दी थक जाती हैं और यूजी उसे हौसला देता है। वह पूछता है कि अगर एक सुंदर लड़की डूब रही हो तो क्या करेगा। यह सुनकर डैनी शार्क से भी तेज तैरने लगता है। लंच के दौरान डैनी यूजी के नए चेहरे का मजाक उड़ाता है, पर यूजी बताता है कि कमांडर अजीब व्यवहार कर रही है। डैनी उसे गोरिल्ला जैसी बताता है जो कभी शादी नहीं करेगी, लेकिन यूजी उसे आकर्षक कहता है। डैनी यूजी को पागल समझता है, तभी एनी पीछे से आकर डैनी को सजा देती है। माफ कीजिए, मेरा मतलब था कि एनी ने डैनी को दंडित किया। शूटिंग रेंज पर यूजी हर निशाना सटीक लगाता है, जो कमांडर को चौंका देता है क्योंकि पहले सिर्फ असाको ही ऐसा कर पाती थी। एक लड़की यह सुनती है और यूजी को स्नाइपिंग में पहला स्थान मिलते देखती है। वह रात में उससे बात करने के लिए आती है। वह खुद को मिल्ली बताती है। यूजी सोचता है कि उसे हमेशा आक्रामक महिलाएं ही क्यों मिलती हैं। स्विमिंग पूल के पास वह उसे तब तक रोके रखता है जब तक वह माफी नहीं मांगती। वह उसे दूसरे स्थान की स्नाइपर के रूप में पहचानता है और पूछता है कि वह क्या चाहती है। मिल्ली कहती है कि उसका मतलब निशानेबाजी से था।
और वे साथ में शूटिंग रेंज जाते हैं। अपने हथियार से वह बताती है कि उसके पिता दूर के निशानों को भी मारते थे, पर उसे लगता था कि वे नशे में झूठ बोल रहे हैं। रियूजी का पहला शॉट चूक जाता है। वह कहती है, शांत रहो, सिर्फ 6 गोलियां बची हैं। रियूजी पूछता है, आज आसमान का रंग क्या है? फिर निशाना लगाकर लक्ष्य को मारता है। वह कहता है, शायद तुम्हारे पिता सच कह रहे थे। मिली को एक भरोसेमंद व्यक्ति मिल जाता है। उस दिन के बाद उसका प्रशिक्षण पूरा हुआ और उसे अंतिम परीक्षा के लिए विदेश भेजा गया। जहाज पर डैनी पूछता है कि उसने क्या खरीदा। डैनी ने कार ली, पर रियूजी ने सिर्फ एक महिला घड़ी खरीदी। डैनी घड़ी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि रियूजी मिली को छोटा घंटा दे रहा है, जबकि वह लंबा मिनट दे सकता है। भावनात्मक आघात। मिली उसकी गंदी बात सुनकर उसे लात मारती है। जब वे बहस कर रहे थे, एक अजीब व्यक्ति अपनी बहन के साथ डेटिंग गेम खेल रहा था और पागल हो गया जब उसने अपना कवच उतारा। वे सोचते हैं कि वह बेशर्मी से ऐसा कैसे कर रहा है और कौन सी भाषा बोल रहा है। रियूजी इस विषय में जानकार है और जानता है कि वह जापान का एक संस्कृति है। दिन प्रतिदिन रियूजी को आदेश दिया गया और उसका आत्मविश्वास बढ़ाया गया, जब तक कि उन्हें वास्तविक युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजा गया। जंगल में रियूजी अपने दल को देखता है। एरिज़ोना से एक पूर्वकार, चोर और गुंडा, एक गरीब लड़की जो शौचालयों में खुद को बेचती थी, एक एनीमे प्रेमी जो अपनी बहन को चाहता है, और अंत में एक स्नाइपर जो किसी को नहीं मार सकता। वे सेना का सबसे बेकार समूह थे। पर डैनी पूछता है कि क्या वह उस पक्षी को भोजन के लिए मारना चाहेगा। रियूजी निशाना लगाता है और गोली चलाता है। पक्षी को मारता है, लेकिन उल्टी करने लगता है। वह सोचता है कि अगर एक पक्षी ने उसे ऐसा कर दिया तो वह किसी इंसान को मारकर कैसे संभालेगा। अपने टेंट में उन्हें मैदान पर उनके कार्यवाहक कमांडर से मिलवाया जाता है। जाल बिछाने के दिन शुरू हुए, पर एक रात रियूजी को लगा कि दुश्मन आ रहे हैं। लड़ाई शुरू होते ही वे तैयार हो गए। रियूजी ने गोली चलाई, पर फिर उल्टी कर दी। दोस्त आगे लड़ते रहे, मदद का इंतजार करते हुए, पर रियूजी कमजोर पड़ने लगा। कमांडर ने कहा, आंखें बंद करो और सोचो, तुम्हारे सारे दोस्त परिवार मर सकते हैं, जिनके साथ इतना वक्त बिताया, हंसी खुशी और खाना बांटा। ये सब तुम्हारा परिवार है जो दुश्मन से तुम्हें बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कमांडर ने कहा, दुश्मन इंसान नहीं, हिचक समझी जा सकती है, पर परिवार को मरते नहीं देख सकते। कमांडर ने कहा, उन्हें मार दो, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। उसने कहा, मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत देता हूं। एक एक करके दुश्मन गिरते गए और रियूजी की नफरत के बावजूद कमांडर मारे गए दुश्मनों की गिनती करता रहा। एक भी गोली बेकार नहीं गई और दुश्मन की पूरी अग्रिम पंक्ति तबाह हो गई। रियूजी लड़ना चाहता था, पर कमांडर ने उसे रोका, कहा कि सब ठीक है और वो आराम से सो सकता है। बेहोश होने के बाद रियूजी मिला की गोद में जागा, जिसने उसे सांत्वना दी। उसने कहा कि उसने सबको बचाया है, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और वह उसे कभी मरने नहीं देगी। युद्ध क्षेत्र में कुछ समय बिताने के बाद उसका संकल्प मजबूत हुआ और वह चारों ओर की लड़ाई से अप्रभावित रहा। डैनी हालांकि इस युद्ध का मकसद और जीत का मतलब भूलने लगा, लेकिन उनकी तैनाती खत्म हुई और रियूजी अपने दोस्तों के साथ उस भयानक माहौल से बच निकला। जैसे ही वह अपने देश लौटता है, डैनी मिल्ली से पूछता है कि क्या वह अपने प्रेमी के जाने पर ठीक रहेगी। वह बताती है कि उन्होंने कल अलविदा कहा और अपना रिश्ता खत्म कर दिया। तब डैनी मौका देखकर पूछता है कि क्या वह उसे बेहतर महसूस करा सकता है। मिल्ली उस खिड़की को देखती है जहां रियूजी था और प्रार्थना करती है कि उसे जीवन में खुशियां मिले। शाम के धुंधलके में रियूजी घर जाने वाले विमान में बैठता है। जब वह अपने जाने पहचाने पहाड़ पर लौटा तो हवा चल रही थी और रास्ते वैसे ही थे। घर पर उसका स्वागत असाको ने किया, जिसे लगा कि वह अब ज्यादा परिपक्व दिखता है। कहानी के विकास के बाद रियूजी कहता है कि उसे देखकर पहली बार वह जीवित होने पर खुश है। रियूजी कहता है कि वह अपने जीवन के बारे में अनिश्चित है, पर उसे हर पल देना चाहता है। उसके बाद उन्होंने वैंकूवर हवाई अड्डे पर अंतिम प्रशिक्षण पूरा किया। यह आखिरी बार था जब उन्होंने डैनी का मुस्कुराता चेहरा देखा। सब रो रहे थे, पर रियूजी सोच रहा था कि डैनी का मजाक कब खत्म होगा। कुछ महीने बाद स्पेन में मिशन के दौरान जेबी ने रियूजी को तुरंत घर बुलाया, क्योंकि असाको बेहोश हो गई थी। उसे बस इतना पता चला कि यह जीवन में कई बार गोली लगने से हुई पुरानी बीमारी थी। डॉक्टरों ने इलाज की कोशिश की, पर तैनाती के दौरान ली गई दवाओं से उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। जब वह पहुंचा, जेबी ने बताया कि असाको अक्सर बेहोश हो जाती है और लंबे समय तक सोती रहती है। रियूजी असाको को देखता है, देर से आने के लिए माफी मांगता है। वह उसका हाथ पकड़ती है और रियूजी पूछता है कि क्या वह
मरने की बात पर वह कहती है कि वह मर रही है। वह माफी मांगती है कि उसने हमेशा झूठ बोला कि वह उसके साथ जीवित रहेगी। वह रोने लगता है, कहता है कि उसने अभी सब नहीं सीखा, पर वह कहती है रोना बंद करो और मर्द बनो जैसा मैंने सिखाया। वह यूजी से कहती है कि मरने से पहले उसे अपने जीवन का अर्थ समझ में आया है। उसका संकल्प ही था जिसने उसे बचाया और उसके साथ जीवन बिताने की शक्ति दी। यूजी रोता है, कहता है कि वह उसकी एकमात्र उम्मीद थी, एक ऐसे जीवन में जो हर मोड़ पर धोखा देता था। वह कहता है कि वह अंत तक उस पर विश्वास करना चाहता था क्योंकि वही उसके जीने का एकमात्र कारण थी। असाको उसे कहती है कि अब से अपने लिए जीवन जियो। आखिरकार यही वह इंसान है जो वह हमेशा चाहती थी कि वह बने। वह कहता है कि वह नहीं कर सकता और वह केवल उसकी वजह से जीवित है। जब भी वह ठंडा महसूस करता, वह उसकी गर्माहट थी जिसकी ओर वह मुड़ सकता था। वह सोचता है कि उसके बिना भविष्य कैसा होगा, पर वह उसे खुद पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है, लड़ते और संघर्ष करते रहने के लिए और वह आदमी बनने के लिए जो वह हमेशा चाहती थी। वह कहती है कि उसने अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली है, पर यूजी पूछता है कि उसे किसने अनुमति दी। भले ही वह भगवान हो, यूजी उसे अपने पास रखने के लिए लड़ना चाहता है। असाको उसे इतना बेवकूफ न बनने के लिए कहती है। वह बाकी समय उसके साथ बिताता है और वह कहती है कि आज तारे बहुत सुंदर हैं। यूजी बाहर देखता है और कहता है कि आज तारे वाकई बहुत सुंदर हैं। असाको यूजी को याद दिलाती है कि जब वह पहली बार उसके साथ रहने आया था तो तारे देखकर रो रहा था। वह पूछती है कि वह क्या सोच रहा था, पर यूजी कहता है कि उसे याद नहीं। असाको हंसकर कहती है कि वह जानती थी कि वह ऐसा ही जवाब देगा। वह कहती है कि वह थक गई है और पूछती है कि क्या वह सो सकती है। यूजी कहता है कि वह सो सकती है और उसके बाद असाको फिर कभी नहीं जागी। जेबी के अधीनस्थों ने उसका शरीर ले जाया और अंतिम संस्कार तक यूजी ने खुद को संभाला। जेबी ने बताया कि राख में एक गोली मिली। यूजी को लगा यह असाको के व्यक्तित्व के अनुरूप था। हफ्ते बीते और यूजी सोचता रहा क्या वह भी मरने पर असाको के पास जाएगा, पर वह ऐसा अभी नहीं होने देगा जब तक असाको से किया वादा पूरा न कर ले, 5 लोगों को बचाकर। यही उसका अंतिम लक्ष्य है। पर एक दिन वह उसे फिर देखना चाहता है। यूजी कई दिन फर्श पर सोता रहा, पर जेबी ने आकर उसे थप्पड़ मारकर जगाया। असाको की याद से भरे केबिन में रहना यूजी के दिमाग को अनुचित विचारों से भर रहा था, इसलिए जेबी उसे अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए ले गई। साथ रहकर वे एक दूसरे के जख्म भरेंगे और सहारा देंगे, या कम से कम उन्होंने ऐसा सोचा। रात के खाने के दौरान जेबी यूजी से कहती है कि वह कुछ भी मांग सकता है। यूजी कहता है कि उसे एक बेहतर टूथब्रश चाहिए क्योंकि मौजूदा वाला बहुत नरम है। घबराकर जेबी पूछती है कि क्या वह इतने समय से उसका टूथब्रश इस्तेमाल कर रहा था। यूजी कहता है कि वह उसके लंबे और खुरदरे टूथब्रश से मुंह साफ कर रही थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जेबी अपनी बेवकूफी समझती है और 2 नए टूथब्रश खरीदती है। यूजी माफी मांगता है, लेकिन जेबी कहती है कि उसे पता होना चाहिए था कि वह असाको जितना ही अशिष्ट होगा। दुखी होकर यूजी हो जाता है। एक चीज जो जेबी को असाको की याद दिलाती थी, जो उसे परेशान करती थी और दोनों नहीं जानते थे कि ऐसा होने पर एक दूसरे से कैसे जुड़े। वह जागती रहती और पूछती कि क्या उसके साथ रहना उसे असाको की याद दिलाएगा। एक रात वह रोई, माफी मांगी क्योंकि यह उसके लिए बहुत मुश्किल था। जैसे जैसे दिन बीते, जेबी कम और कम घर आने लगा। बचे हुए समय में उसने सोचा कि क्या उसे यात्रा पर जाना चाहिए। उसे याद आया कि असाको ने कहा था, अगर कोई अनजान रास्ता हो तो रुककर उसे खोजने की कोशिश करो। गलत फैसले लेते हुए भी उसे अपना नजरिया बढ़ाना और आगे क्या है ये जानना चाहिए। उसने वादा किया था कि वे उसकी बाइक पर साथ यात्रा करेंगे, पर वह वादा कभी पूरा नहीं हुआ। यूजी उठता है, जेबी को बताता है कि वह हवा के साथ यात्रा पर जा रहा है और वादा करता है कि वापस आएगा। यूजी हैरान था कि उसने उसे आसानी से जाने दिया। हालांकि वह रात में अकेली होगी, पर वह असाको की बाइक पर चल पड़ा। दिन बीतते हैं और वह कैंपिंग के दौरान हर तरह के लोगों से मिलता है। वह बारिश में भी चलता रहता है और जूलिया को संदेश देता है कि वह उससे प्यार करता है। रास्ते के बीच में उसकी बाइक खराब हो जाती है और उसे खींचनी पड़ती है। एक आदमी आकर पूछता है कि क्या वह कहीं सुरक्षित जाना चाहेगा, पर यूजी कहता है वह बस एक बेवकूफ है जो बिना ठिकाने के घूम रहा है। आदमी हंसता है, सोचता है जवान होना अच्छा होगा, जो यूजी में कुछ बदलता है। रात में वह सोचता है कि क्या जवानी ही वह चीज है जो उसे चाहिए, और जेबी को मेल करता है कि वह घर लौट रहा है। वह असाको की कब्र पर चढ़ाने के लिए एक पेय खोलता है और माफी मांगता है कि वह बिना कुछ समझे लौट आया। यूजी बाइक तोड़ने के लिए माफी मांगता है, पर असाको की आवाज सुनता है जो पूछती है कि क्या उसे मजा आया। वह कहता है कि यात्रा अच्छी रही, पर सोचता है कि अब क्या करना चाहिए। उसे लगता है कि इस यात्रा ने उसे बताया कि क्या गायब था, और सोचता है कि शायद फिर से जवान होकर स्कूल जाना चाहिए। उस पल यूजी ने जेबी को अपनी कहानी बताना रोका और अनुच्छेद 9 के तहत मिशन पूरा करने का आदेश पाया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि असफलता मना है और मिशन ठुकराना देशद्रोह होगा।
यूजी लेट गया, सीधे लक्ष्य पर निशाना साधा। उसने वो संगीत बॉक्स सुना जो ओस्लो बजाता था और वे शब्द जो उसे आज का वो इंसान बनाए। यूजी ने लक्ष्य को देखा और उसे लगा कि यह सबसे बुरी स्थिति है। Thank you for watching. Please subscribe.